बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हज़ूर बख्श बुकटी, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, एक तो फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट के सिलसिले में। ये जो पीस टॉक्स हो रहे हैं या फिर दूसरा रोज़ जो पीस टॉक्स का है वो आज से बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा। ख़बरें यही हैं कि जो ईरानियन डेलीगेशन है वो आज इस्लामाबाद पहुँच जाएगी। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे अपने गेस्ट से। और मज़ीद हमेशा से हम जब भी उनसे बात करते हैं कुछ नई चीज़ें हमें सीखने को भी मिलते हैं। आज भी चाहेंगे कि ये जो मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं और बीच में कुछ पेशरफ़्तें हुई थी जिसने काफ़ी रुकावट का रोल अदा किया था इन पीस टॉक्स में, उस हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं। ऑब्वियसली आपने हरमुज़ एक दफ़ा फिर बंद हुआ है, उसके बाद आपको ये पता होगा कि ईरानियन कार्गो शिप थी उसको कस्टडी में भी लिया गया था। जो यूएस नेवल ब्लॉकेड है वो काफ़ी रुकावट बन रही है इन मुज़ाकरात के दरमियान। उस हवाले से भी मैं चाहूँगा कि इनके व्यूज़ लें। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े आशर अज़ीम साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर खुशामदीद। मुफ्ती साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो और आपको और आपके देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम। सर, लास्ट टाइम जब आपसे बात हो रही थी इस टॉपिक पर तो आप भी काफ़ी आपने कुछ नई चीज़ें हमें बताई थी कि शायद ये जो जंग है ये कुछ थोड़ी देर के लिए रुके, आगे चल के दोबारा से स्टार्ट हो, ऐसी ऐसी ही कुछ चीज़ें आपने बताई थी। बिल्कुल काफ़ी रुकावटें भी बीच में हमें देखने को मिली, शायद मुज़ाकरात ना हो, क्योंकि जो कुछ अनऑफ़िशियल ज़राए थे वो यही बता रहे थे कि ईरान वॉकआउट कर रहा है इन सारे मुज़ाकरात से। इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? भुट्टो साहब, मैं अभी भी वहीं पे खड़ा हूँ। मेरा मानना ये है कि भई अमेरिका की और इस्राइल की ज़ाहिर है नीयत नहीं है हुँ, सुलह करने की। और देखें, जंग बंदी जिसको अगर इंग्लिश में हम शुरू करें तो सीज़ फायर एक अलग बात है। वो एक हुँ, टेम्परेरी चीज़ है कि जी एक-दूसरे पे हमला करना हम बंद कर रहे हैं। हुँ, लेकिन पीस होना और परमानेंट पीस होना, क्योंकि ईरान कहता है जी मुझे परमानेंट पीस चाहिए। ये थोड़ी है कि आप हर चौथे दिन बाद मुझ पे हमला कर देते हैं। हुँ, आप जाते हैं, जब आपके मिसाइल खत्म हो जाते हैं, जब आप थक जाते हैं, आप कहते हैं अच्छा अच्छा जी अभी हम जा रहे हैं, फिर आप चले जाते हैं। 6 महीने बाद जब आप ताज़ा दम हो जाते हैं तो आप फिर आके हम पे हमला कर देते हैं। तो ईरान वांट्स अ परमानेंट सॉल्यूशन। अच्छा, अब वो परमानेंट सॉल्यूशन और वो परमानेंट पीस तब हो जब तीनों पार्टीज में उसकी ख्वाहिश हो। ईरान तो ज़ाहिर है वो परमानेंट पीस चाहता है, लेकिन मसला ये है कि यूएस और इसराइल मेरी नाचीज राय में वो परमानेंट पीस नहीं चाहते। सही। उनका ऑब्जेक्टिव वही है जो जो ये इससे शुरू हुआ। बल्कि आज शायद थोड़ा सा मैं आपको आपकी इजाजत से थोड़ा सा टाइम सर, लेके प्लीज़, थोड़ा सा प्लीज़। पीछे जाऊंगा कि ये हम आ कहाँ से रहे हैं और ये पहले इसकी हिस्ट्री क्या है। तो सवाल ये है कि उनकी नीयत नहीं है। उनकी नीयत ईरान को तबाह करना है, उसको उसकी गवर्नमेंट को खत्म करना है, एज अ स्टेट खत्म कर देना है। इस जियोग्राफिकल उसको वो इसको सीरिया की तरह करना चाहते हैं, या लिबिया की तरह की, या इराक की तरह करना चाहते हैं कि कंटिन्यूस खाना जंगी की सूरत हाल हो, छोटे छोटे फैक्शंस हो, टूटा हुआ हुँ, मुल्क। ईरान फट जाए। जब तक हाँ जी, ईरान के टुकड़े हो जाएँ और ईरान ख़त्म हो जाए। हुँ, अब आप ये देखिए ना कि जी, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। आपको पता होगा कि ईरान में, मिडल ईस्ट में सबसे पहले तेल 1908 में ईरान में डिस्कवर हुआ था। ठीक है जी? हुँ, और 1901 में ये मुआहदा तय हुआ था। उस वक़्त के जो ईरान के बादशाह थे, अभी मुझे उनका नाम याद नहीं है। हुँ, एक हुँ, दूसरी रेजीम हुआ करती थी पहलवी से पहले की। तो उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। एक ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर थे, उसके साथ 20,000 पाउंड और 16% ऑफ द प्रॉफिट पे ये बात सही। चली थी। ईरान वाज़ द फर्स्ट कंट्री जिसमें तेल डिस्कवर हुआ था। हुँ, उसके बाद ज़ाहिर है इस पे बड़ी रिज़ेंटमेंट थी, क्योंकि ईरान की सारी वेल्थ, अच्छा वो जो 16% का जो बर्तानिया ने उनके साथ तय किया था प्रॉफिट, उस वक़्त तक वो एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर था ब्रिटिश जो ये काम कर रहा था। हुँ, वो जो 16% था वो नेट प्रॉफिट था। अब ज़ाहिर है उसके बाद जो है, ज़ाहिर है वो नेट प्रॉफिट में चीटिंग भी बहुत करते थे, तो ईरान को हार्डली कुछ भी मिलता था अपने तेल की वजह से, जो उनकी रिसोर्स थी। और जो थी वो असल सारा पैसा बर्तानिया चला जाता था। विंस्टन चर्चिल उस वक़्त नेवी के साथ थे, बर्तानिया की नेवी के साथ। तो उन्होंने कोई 1900 मेरा ख़्याल 11, 12, 13 की बात है, अभी वर्ल्ड वॉर 1 थी। उस वक़्त तक जो बर्तानिया नेवी हुआ करती थी वो तेल पे चलती थी। तो सही। सॉरी, कोल पे चलती थी।
तो वो उन्होंने कोल से ऑयल पे जाना शुरू किया, और हुँ, ईरान उनके लिए एक जबरदस्त जगह थी। सो क्योंकि बाकी इससे पहले तेल सिर्फ यूएस में था, मैंने कहा ना, ईरान मिडल ईस्ट में पहली कंट्री थी जिसमें तेल निकला। हुँ, तो ये चूंकि कमजोर था, ज़ाहिर कंपेयर टू द ब्रिटिश एम्पायर, और उनके क्लोजर था, अमेरिका से वो तेल नहीं लेना चाहते थे, रूस था दूसरी तरफ, कनाडा था, कनाडा बहुत दूर था। सो ईरान वाज देयर बेस्ट ऑप्शन, सो दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग देयर। हुँ, अब ये हिस्ट्री है, और एक बहुत पथेटिक किस्म की डील थी ईरानियों के साथ, जिसमें उन्होंने ये डील की, और ईरानी उस वक्त से रिजेंटफुल। अब हुँ, हुआ ये कि, खैर लंबी स्टोरी को हम छोटा करते हैं, 41 में अब ये डील चल रही थी कि 1941 में रूस ने और बरतानिया ने ईरान पर हमला कर दिया। ठीक सही। है जी। और वो जो अच्छा, इससे पहले रजा शाह पहलवी, जो इनके वालिद साहब थे मोहम्मद रजा शाह पहलवी के, उन्होंने 1925 में 25 था, 26 था, 1925 में उन्होंने सही, ईरान के वो बादशाह बन गए थे। वो पहले फौज में थे और फिर वो बादशाह बन गए थे। सही। तो वो थोड़े से इंडिपेंडेंट माइंडेड थे। ठीक है हुँ, जी। जब ये वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुई, तो वो चाहते थे कि भैया हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हमारी एक अपनी सॉवरेनिटी है, हम अपने फैसले खुद करेंगे। लेकिन जरा ये ताकत जो होती है ना, वो ये नहीं, वो कहती है आप सॉवरेन नहीं हो, आप वो करोगे जो मेरी मर्जी है। हुँ, तो वो कोई बरतानिया के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जाहिर है वो उन्होंने चूंकि थोड़ी सी डिले थी, वो कोई बेहतर डील्स चाहते थे, फलाना था, तो यूके ने हमला कर दिया सही। ईरान। दूसरी तरफ से रशिया ने हमला कर दिया। उनकी कमजोर सी आर्मी थी बेचारी की उस वक्त तक, सारा वो उन्होंने टेक ओवर कर लिया। ईरानियों की उस वक्त भी रिजेंटमेंट फिर है कि जी, आप एक तरफ तो हमारे साथ हमारा ऑयल था और हमारी बिजनेस पार्टनर थे, और आप हमारे से पैथेटिक टर्म्स पे तेल ले रहे थे, और उसके बाद फिर आपने जो है हम पे हमला भी कर दिया। वो उन्होंने वो हमला एक एक थोड़ी देर के लिए रखा, बाप को फारिग कर दिया, बादशाह जो थे रजा शाह पहलवी, और हुँ, मोहम्मद रजा शाह पहलवी जो कि मशहूर बादशाह, शायद उनकी बहुत तस्वीरें सबकी, जो अब जो पहलवी बैठा हुआ है अमेरिका में, ये इसका बाप जो था, हुँ, उसको 21 साल की उम्र में उसको बादशाह बना दी। ठीक है जी। सही। अब हुआ ये कि एक पैथेटिक टर्म्स, अच्छा, थोड़ी सी ईरान में इसके बाद पॉलिटिक्स भी थी, और डेमोक्रेसी की फॉर्म आ रही थी कि जी लोग अपनी मर्जी। तो मुसद्दिक थे 1951 में, हुँ, मुसद्दिक साहब थे जो कि हुँ, वहां के प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने कहा कि यार ये जो तेल का सारा मसला है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बरतानिया के साथ उनकी नहीं बनती थी, और उन्होंने कहा जी ये तेल हम नेशनलाइज कर रहे हैं, ये हमारी वो है, प्रोडक्ट है, और अवाम, ईरान के अवाम को फायदा होना चाहिए इससे। सही। जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जी, मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ, ये जमीन ये लोग मेरे हैं। तो उस जो 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 एक मुल्क होता है उसके शहरी उसके मालिक होते हैं। और बिल्कुल ये जो ऐसे ही। जमहूर की सारी बातें हैं कि जी, जो वेस्टर्न हर जगह जमहूर लाते हैं, वो जमहूर सिर्फ वहां लाते हैं जहां पे वो जमहूर उनके फेवर का होता है हुँ, ठीक है। जो जमहूर उनके खिलाफ होता है उसके वो खिलाफ होते हैं। उन्होंने बादशाह के साथ मिलके, मोहम्मद रजा शाह पहलवी के साथ मिलके, और फौज के साथ मिलके, और सीआईए के साथ मिलके, जब सही। नेशनलाइज हुआ ये, तो उन्होंने सीआईए और MI6 ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। उस प्रोजेक्ट का भी मैं नाम भूल रहा हूँ, और उस प्रोजेक्ट के तहत कूल लाए ईरान में। ठीक है जी। सही। 53 में उन्होंने अटेम्प्ट की, अगस्त था 53 जब उन्होंने कू लाने की कोशिश की ईरान में। हुँ, वो कू उनको लगा कि फेल हो गया, और सही। जो बादशाह सलामत थे मोहम्मद रजा शाह पहलवी साहब, ये भाग गए मुल्क छोड़ के, क्योंकि इनको डर था कि ये कोऑपरेट कर रहे थे MI6 और सीआईए के साथ। मुल्क का अपना बादशाह अपने वजीर आजम के खिलाफ, फौज उसके साथ मिली हुई थी, और उसने अपने वजीर आजम के खिलाफ फॉरनर्स के साथ कू कर रहे थे। अच्छा, सही। जब वो कू फेल हुई तो ये साहब चले गए, इटली में रहे कोई एक आध महीना मेरा ख्याल, लेकिन वो फिर दोबारा वो कू कामयाब हो गई, क्योंकि फौज में बीच में मिल गई उनके साथ, और 100% फौज नहीं थी, लेकिन मेजोरिटी उस तरफ हो गई। मेजॉरिटी, तो वो बिल्कुल। कू कामयाब हो गई। हुँ, बादशाह सलामत वापस आ गए 1953 में। बादशाह सलामत ने नेशनलाइजेशन का वो जो था वो प्रोजेक्ट खत्म कर दिया।
लेकिन चूंकि सीआईए भी अब बीच में इन्वॉल्व हो चुकी थी, तो अमरीकियों को भी अब शेयर चाहिए था उस तेल में, तो अमरीकी भी उसमें इन्वॉल्व हो गए। इसके फौरन बाद शाह साहब ने सैवक, आपको याद होगा, एक बड़ी मशहूर उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी थी, जो बिल्कुल उन्होंने अफसोस है। इसराइल के साथ कोऑपरेट करके सैवक बनाई थी, जो मोसाद बना रहा था। सो इस तरह बीच में मोसाद भी शामिल हो गया। अच्छा, अब इसराइल का क्या इंटरेस्ट था? इसराइल चूंकि उस वक्त अरब्स के साथ लड़ रहा था मिडिल ईस्ट में, और ईरान नॉन अरब पावर थी, तो और शाह को ईरान, जो शाह ऑफ ईरान था, वो अरब्स के खिलाफ इसराइल के साथ कोऑपरेट कर रहा था। ठीक है जी। तो और सैवक, जो कि आपने पता नहीं उसकी तस्वीरें देखी हैं उस जमाने की कि नहीं, आप लोग बहुत यंग हो, लेकिन जो 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 सैवक जिस तरह की एक वायलेंट टॉर्चरस ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि अपने लोगों के लिए, जो जो मोसाद के साथ मिलके बनाई थी, तो इसराइल की, अमेरिका की और ईरान की शाह के साथ बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन थी, और उसके नतीजे में ये इसराइली ब्लॉक में भी थे और ये सारे थे। और मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आज इसराइल अरब्स को इस्तेमाल कर रहा है, अमेरिका और इसराइल अरब्स को इस्तेमाल कर रहा है ईरान के खिलाफ। शाह के जमाने में ईरान को इस्तेमाल किया जाता था अरब्स के खिलाफ। जो जो यहां पे बात समझने की जरूरत है वो ये है कि आपस में लड़ाने की कोशिश हमेशा से रही है, और वही कोशिश की वजह से वो कामयाब हुए हैं। अ, सर सर, बिल्कुल यहाँ पर एक मिसाल, वो सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, वो कतर का, सॉरी उसका इराक का भी तो है। पहले सद्दाम को ईरान से लड़ाया था, बाद में सद्दाम के अपने साथ क्या किया था, वो सारी चीज़ें भी तो इंटरलिंक्ड हैं सॉर्ट ऑफ। तो मैं थोड़ा सा आज हिस्ट्री में इसलिए गया क्योंकि ये जो बिट्रेयल है, और ये जो ईरान के ऑयल के पीछे जाने की जो एक हिस्ट्री है बाय द वेस्ट, और इसराइल जो यूज करने की इस खत्ते को अपने लिए जो पॉलिसी है, ये मतलब ये 1901 के जमाने से चली आ रही है, ये जो एक सदी से। इंपीरियलिस्ट जी। तो ये ऐसे नहीं, अब तो सवा सदी से भी ऊपर हो गया है, लेकिन ये तो बहुत हिस्टोरिकल है ना जी। जो अपने आप को इंपीरियल समझना, ताकतवर समझना, और ये कहना कि जनाब ये मेरी टर्म्स है, आप इन्हें मीट करें तो ठीक है, क्योंकि आप दूसरे को बराबर नहीं समझते, वो मैनिपुलेट करने की कोई चीज। देखिए, सो यहां तक अभी हम पहुंचे, तो सवाल ये है कि आप चाहते हैं कि पीस हो जाए, ठीक है जी, मतलब सीज फायर हो जाए, पीस हो जाए, मतलब कि तुम चुप करो, हम पे हमला ना करो, जिस तरह हम तुमसे छीन झपट रहे हैं, तुम्हारी रिसोर्सेज पे कब्जा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये हमें करने दो, हमारे हाथों में खेलते रहो, हमारे हाथों से इस्तेमाल होते रहो, लेकिन खामोश रहो, आगे से लड़ो नहीं। ठीक है जी। सो सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पीस। ठीक है जी। अगर जो 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 ताकत होती है ना, वो जस्टिस नहीं चाहती, वो पीस चाहती है, कि मैं जो मर्जी करूं, मेरा हुक्म गलत हो सही हो, तुम मानो, ये इसे पीस कहेंगे हम। लेकिन अगर अब हम और पीछे चले जाएं, अगर हम अब्राहमिक अकॉर्ड पे चले जाएं, अब्राहमिक अकॉर्ड गलत है, अब्राहम अकॉर्ड तो इसराइल करना चाहता है। जो अब्राहम का आर्क है, जो अब्राहम मतलब जो मोनोथीइज्म इस दुनिया में जब शुरू होती है, जब 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 ये कॉन्सेप्ट आता है कि जी अल्लाह एक है, गॉड एक है, या आप उसको जिस भी रिलीजन से, तो मोनोथियस्टिक रिलीजन्स दुनिया में तीन है ना जी। इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, और जुडाइज्म है। ये तीनों अब्राहम के बच्चे हैं, चिल्ड्रन ऑफ अब्राहम है, राइट, हजरत इब्राहिम की औलाद है। ठीक। अब यहां से जो अब्राहमिक कॉन्सेप्ट चलता है, वो तो जस्टिस की बात करता है, और यही तीनों इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट में है ना जी। बिल्कुल। बल्कि मेरा ये मानना है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट में तो बेसिकली पहला वाला बच्चा है, बाकी तो मुसलमानों और क्रिश्चियंस को भी आपस में लड़ाया जा रहा है, और ये आप हर तरफ अब देख रहे हैं कि जनाब पोप पे भी उसी तरह अटैक है, राइट। बिल्कुल। जिस तरह पहले वेस्ट में इस्लाम पे अटैक था, अब वेस्ट में उसी तरह क्रिश्चियनिटी पे भी अटैक। एग्जैक्टली। बिकॉज इशू ये है कि वो अब्राहम की जो डिमांड है, जो कि अल्लाह ताला का कॉन्सेप्ट है,
कि इंसाफ होना जरूरी है। पीस बगैर इंसाफ के कोई मतलब नहीं है, वो तो ताकत के सामने सर झुकाने वाली बात है। ठीक है, सरेंडर करना, बिल्कुल सर। तो अब ये एक ग्राउंड वर्क है जिस पे हमने चलना है। और फिर 53 खैर वो वापस हो गया, और फिर 79 में ईरान में रेवोल्यूशन आ गई। वो जो रेवोल्यूशन थी वो जाहिर है फिर इसराइल अब दूसरी तरफ चला गया। अब अरब्स को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने शुरू हो गए। अ, अरब में तेल निकल आया। ठीक है जी। अल्टीमेटली तो ये इसराइल किसी का भी सगा नहीं है, ना अरब्स का ना पर्शियंस का। ठीक है। और आज भी ये जो जंग है ये उसके पर्पसेस के लिए, जो मेरा पहले कहना था, लड़ी जा रही है। तो ये थोड़ी होगा कि ओवरनाइट हम ये कहेंगे कि जी बस जी अब अमेरिका ने कह दिया और जेडी वैंस आ रहा है तो जनाब ये सब खैर खैरियत हो जाएगी और जस्टिस हो जाएगी। मसला ये है, ईरान बगैर जस्टिस के सेटल नहीं करेगा। अब हम जरा टर्म्स पे आ जाते हैं। सर। मैं क्यों कहता हूं कि ये नहीं होगा? टर्म्स क्या है? जो स्टेटेड टर्म्स प्रेसिडेंट ट्रंप की हैं वो ये है कि जी ईरान बम नहीं बनाएगा, एटम बम नहीं बनाएगा। भाई वो तो पहले ही एटम बम नहीं बना रहा था। वो तो 18 में आके आपने ही वो जेसीपीओ वाला जो एग्रीमेंट था वो खत्म करवाया था। जी, मतलब और उनकी तो रिलीजियस हेडेक की वजह से, फतवे की वजह से, जो मैंने पिछली दफा भी आपके प्रोग्राम में बात की। एग्जैक्टली। हाँ जी, और जो उन्होंने केमिकल वेपन्स नहीं बनाए थे या फलाने नहीं बनाए थे, तो क्यों मैंने आज इसमें इस पूरी जो इस वक्त चीजें हो रही हैं, ठीक है जी, जो 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 थर्ड टेंपल की बातें हो रही हैं और फलाना हो रही है कि जी मस्जिद अक्सा को हटा के ग्रेटर इजराइल जो प्रोजेक्ट है, इसमें आप ये नहीं कर सकते कि ये प्योरली एक रैशनल सेक्युलर हो रहा है। इसमें हर किस्म का तड़का लगा हुआ है। तो जब तक आप वो सारे इंग्रेडिएंट्स का एनालिसिस नहीं करते, आपको पिक्चर सामने नहीं है। अच्छा, सो एक अमेरिका की टर्म, कमिंग बैक, नैरोइंग इट डाउन, फोकसिंग इट टू व्हाट वी आर सेइंग कि जी क्या ये अमन होगा? और मैं क्यों कहता हूं कि यार ये नहीं, क्योंकि एक तो बहुत पुरानी पॉलिसी है टू डिस्ट्रॉय ईरान। सेकेंडली, दीज आर रिडिकुलस डिमांड्स। फर्स्ट, ऑन प्रिंसिपल कि जी ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा, तो जैसे मैंने गुजारिश की, वो तो पहले भी नहीं था, वो बनाना भी नहीं चाह रहा था। ये तो सारी एग्रीमेंट्स ऑलरेडी थी। ठीक है जी। लेकिन अगर आप इससे भी पीछे जाएं और अब आप जस्टिस की बात करें, तो क्यों नहीं होगा ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन? ये एक अलग डिबेट है, वो ईरान चाहे और उसका। लेकिन जिन मुल्कों ने आज तक न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अपनी सरेंडर की है, उनके साथ क्या जिन लोगों ने पीस की डील की वो अपनी डील पर कायम रहे? बिग क्वेश्चन। नहीं रहे। ठीक है जी। तो सवाल यह है कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं, मतलब आप ये देख लें कि जी अब आप चलें 1901 से ही हम शुरू कर लेते हैं। ईरान ने कितने मुल्कों पे हमला किया? किसी पे भी तो नहीं। आप इसराइल 1948 से लेके अभी तक आ जाएं, कितने मुल्कों पे हमला किया? अमेरिका ने कितने मुल्कों पे हमला किया आज तक? ठीक है जी। तो आप दोनों तो एटमी हथियारों से भरे हुए हैं, भरपूर हैं और लेस हैं। ठीक है जी। लेकिन ईरान के पास एटम बम नहीं होना चाहिए। दूसरा, अपना मिसाइल प्रोग्राम भी फॉरगो कर दो। तो भाई मैं निहत्था होके आपके सामने खड़ा हो जाऊं, जिन लोगों की हिस्ट्री है कि आपने अपने वर्ड को कभी ऑनर नहीं किया। आप ये देखें कि जब इसराइल को कायम किया गया 1948 में, तो जिस नेबरहुड में उन्हें लाया गया, उस नेबरहुड के साथ उन्होंने क्या किया? वो जिसको आप नकबा कहते हैं। ठीक है। बिल्कुल सर। तो पहली बात, किसी भी निगोशिएशन होने की या जस्टिस आने की या इवन पीस आने के लिए एक कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, एक दूसरे में ट्रस्ट होना जरूरी है। अब ईरान को तो चलें छोड़ दें, मतलब क्या भुट्टी साहब ट्रस्ट करेंगे एक ऐसे शख्स पे जो जब आपके साथ निगोशिएट भी कर रहा हो तो आप पे बमबारी शुरू कर दे? जब आपकी कोई, आप जो बात उसकी फर्ज करें अगर एटम बम वाली थी वो आपने मानी हुई हो, तो भी वो उससे पीछे हट जाए और आप पे बमबारी शुरू कर दे। आपके साइंटिस्ट को असैसिनेट करता हो, आपके लीडर्स को असैसिनेट करता हो, तो क्या वो एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट है? या अगर आप एक रैशनल लॉजिकल थिंकिंग लोग हैं या कौम है, तो क्या आप ये मानेंगे कि यार एक शख्स जो कि कहता है कि आज रात तक
आपकी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी, उसके साथ हम निहत्थे होके ये अकॉर्ड साइन करें या उसको हम ट्रस्ट करें? सर तो एक तो ये वाला एस्पेक्ट। दूसरा, अब आप उस पे हर चौथे दिन आपने उस पे हमला किया। 1901 से आप उस मुल्क का खून चूस रहे हैं। उसको आपने बैड डील दी हुई है, उसके तेल, उस पे आपने सैंक्शंस लगाई हुई हैं, और मतलब जो दुनिया में आप कर सकते थे, आप उसको जोंक की तरह चिपटे हुए हो, और उसकी आप ये कर रहे हो। उसके साथ अब आप कहते हो, और जब आपका दिल करता है, पिछले आपने कुछ अरसे से उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे बॉम्बिंग, उसका नुकसान, उसका ये सब, तो वो कहता है फिर ये पूरा करो। ओके, अगर अभी तुमने पीस करनी है तो फिर ये पूरा करो। बिल्कुल, तो ये ज़ाहिर है तुरंत उसको आई आप है। पैसे तो देने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसके अपने पैसे आपने फ्रीज किए हुए हैं। ये एक हुँ, अलग सब्जेक्ट है जिसपे हमें किसी वक्त जाना चाहिए कि सर सैंक्शंस बिल्कुल, होती क्या है, ये चलती कैसे। ठीक है जी। सर सर आप उसके अपने पैसे उसको देने पे जो थे, जो आपने फ्रीज किए, आप नहीं दे रहे, तो दूसरा आपने उसको वॉर की रिपैट्रिएशन, जो जो उसका नुकसान हुआ है, वो तो आपने करनी नहीं है। ठीक है। हुँ, तो वो कहता है कि जी स्टेट ऑफ हुर्मुज पे से जो जहाज गुजरेगा, इस पे से मैं इतना बोल दे। टोल लूंगा। आप हुँ, कहते हैं ये इलीगल है। क्यों इलीगल है? बिल्कुल। कि जी ये इंटरनेशनल वाटरवे है। नहीं, क्या ये इंटरनेशनल वाटरवे है? बात यह है कि इंटरनेशनल वाटर्स कानून में डिफाइंड है। सही। इंटरनेशनल वाटर्स आपके कोस्ट से 12 मील तक के बाद इंटरनेशनल वाटर शुरू होता है। हुँ, 16 किलोमीटर के बाद, तकरीबन 12 मील के बाद आपका इंटरनेशनल वाटर शुरू होता है। सर स्ट्रेट बिल्कुल। ऑफ हुर्मुज जो है वो 21 मील लंबी है, हुँ, चौड़ी है। ठीक है जी। हुँ, एक बिल्कुल, तरफ ओमान है, एक तरफ ईरान है। ईरान है। हुँ, अभी आप ईरान के 12 मील ले लें और हुँ, ओमान के 12 मील ले लें, तो ये 24 मील बनते हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज 21 मील है। ठीक है जी। हुँ, तो ईरान कहता है कि इस पे हम टोल लेंगे। हुँ, ठीक है, जो जहाज गुजरेगा। इससे जो हमारा नुकसान हुआ है आज तक, जो हुँ, जंगों में आपने हम पे बम मारे, इसी जंग में जो आपने बम मारे, ये जाहिर है नुकसान कोई तो पूरा करेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अपने अपना जो मेरा एरिया है, जो मेरे वाटर्स में से कोई जहाज गुजरता है, उस पे से मैं टोल लूंगा। तो आप कहते हो ये तुम नहीं ले सकते, तो वो क्यों नहीं ले सकते? वो फिर उसका 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 नुकसान कौन पूरा करेगा? हुँ, ठीक है जी। हुँ, अच्छा, क्या जो टर्की के पास से जब जहाज गुजरता है तो टर्की उससे पैसेज वे नहीं लेता? हुँ, जो बाकी जितनी जगह हैं जहां से जहाज गुजरते हैं, इंडोनेशिया हो गया, ये जहां भी ऐसे वाटरवेज हैं, या दुनिया में अकेला तो नहीं है, तो वहां बिल्कुल। पे हर जगह जहाजों पे टोल होता है। तो ईरान क्यों टोल ना ले? और वो अपने, जो आपने उसके मुल्क में तोड़ फोड़ की, वो तो आपके साथ मीटिंग में बैठा हुआ था। हुँ, आप कहते हैं ना मुज़ाकरात करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे। वो कहता है यार अब मैं आपसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। हुँ, यही सिचुएशन थी ना। आजकल तो अजीब रंगीन सा हुआ हुआ है ना कि जी शाम को मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, सुबह नहीं हो सुबह रहे होते, फिर 5 मिनट बाद हो रहे होते हैं। हुँ, लेकिन इश्यू ये है कि अब किससे मुज़ाकरात करूँ? क्या मुज़ाकरात करूँ? जो जो मुज़ाकरात शुरू होते हैं वो बमबारी शुरू कर देता है, लीडरशिप को मारता है, ये करता है। देयर इज़ नो एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट। सर बिल्कुल। तो अब एक आदमी ने को पता है कि यार मैंने मरना है हर सूरत, तो फिर मैं लड़ के क्यों नहीं मारूं? हुँ, 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 सर बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। सो सर अभी मैं शायद ज्यादा बोल दिया इस सर दफा, लेकिन मैंने आपको एक कंप्लीट पिक्चर जो मेरी समझ में आती है वो आप सामने रख दी। सर बिल्कुल नहीं ज़रूरी भी होता है जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव वो देखना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये चीज़ें अभी से नहीं हो रही क्योंकि एक जो लेमैन अप्रोच होता है वो यही होता है जो उसको उस वक्त दिखाई दे रहा होता है वो उसी पे बेस्ड अपना ओपिनियन कंडक्ट करता है और सारी चीज़ें देखते हैं लेकिन आपने जो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ों को बताया डॉट्स को कनेक्ट किया उन चीज़ों को मैं भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और उम्मीद करता हूँ हमारे नाजरीन भी इस चीज़ को काफ़ी अच्छा समझेंगे और कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें ज़रूर समझेंगे इन सारी चीज़ों को। बाकी सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया।